अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मौजूद है हमारी को एंकर अस्मा। क्योंकि अनम काज़मी छुट्टी पर गई हुई है और वो आपको बताकर भी गई थी कि उनकी जगह मेजबानी के फराइज जो है वो अस्मा अंजाम देंगी। तो अस्मा, जैसे हम अपने व्यूवर्स को कहते हैं कि वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, ऐसे ही गुड मॉर्निंग आज मैं कहूंगी कि वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसा लग रहा है आज इस सीट पर बैठकर और हमारे साथ होस्टिंग कर, क्योंकि अस्मा जो है वो हमारी टीम का एक बड़ा हमारे लिए पैकेजेस बनाती हैं, लाइनअप्स करती हैं और आज हमारे साथ होस्टिंग के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच सबा, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवाया। आउटडोर पे तो मैं जाती रहती थी, मैंने सोचा स्टूडियोज भी चला जाए और देखा जाए कि यहाँ बैठ के कैसा लगता है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने व्यूअर्स से डायरेक्ट आप बात करते हैं। हाँ। लाइव एक ऑडियंस के साथ आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा अस्मा, क्योंकि आज 27 मार्च है और पीर का दिन है और आज दुनिया भर में जो है थिएटर के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कल मैं अस्मा से पूछ रही थी कि अस्मा हमारे शो का टॉपिक क्या है, तो अस्मा ने मुझे बताया कि वर्ल्ड थिएटर डे के हवाले से हमारे शो का टॉपिक है। तो जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो मैं हैरान रह गई कि इसकी इतनी तारीखी हिस्ट्री है। 1961 में जो है इसको प्रॉपर क्रिएट किया गया, उसके बाद 1962 से लेकर अब तक इसकी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, WTD के नाम से ये जाना जाता है। और दुनिया भर में आज के दिन थिएटर के हवाले से, सकाफत के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से, इस टैलेंट को प्रमोट देने के हवाले से कई जो है सेमिनार्स होते हैं, कई फ्री टिकट्स दिए जाते हैं पूरी दुनिया में, जबकि कई ऐसे लोग भी होते हैं जिसके ऊपर टॉक शो कर रहे होते हैं और इसकी अहमियत को उजागर कर रहे होते हैं। बेसिकली थिएटर का मकसद, आर्ट का मकसद किसी भी मुल्क की सकाफत को उजागर करना है। और सबसे ज्यादा जो मैंने पढ़ा और सबसे ज्यादा जो उन एक्टर्स के बारे में मैं पढ़ रही थी, जितने भी पुराने थिएटर के हमारे आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा अस्मा कि थिएटर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सिखाता है। क्योंकि आप जब ड्रामा कर रहे होते हैं तो आप टीवी पे होते हैं, आपको कहते हैं कट और फिर उसके बाद आपको कहते हैं आउट, लेकिन थिएटर में क्योंकि आप लाइव होते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ में काम करके सब्र तहम्मुल और कोऑपरेशन का सबक भी मिलता है और सकाफत को उजागर करने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल सबा, आपने दुरुस्त कहा। सकाफत के फरोग और इब्लाग के लिए थिएटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। थिएटर की अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को थिएटर का आलमी दिन मनाया जाता है। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे कि इस दिन को मनाने का मकसद थिएटर पर होने वाले ड्रामे, डांस और म्यूजिक के जरिए दुनिया भर में नजरियात, ख्यालात और मौज़ूआत का तबादला करना है। पाकिस्तान में नॉन कमर्शियल बुनियादों पर होने वाला मुतवाज़ी थिएटर अपने मुनफरिद मौज़ूआत, डायरेक्शन, लाइटिंग और पेशकश के हवाले से पढ़े लिखे और बाशऊर शायकीन के लिए कशिश रखता है। थिएटर फनकारों का कहना है कि कमर्शियल थिएटर में जारी जो जुगतबाजी और फाहश रक्स है, इससे जो नुकसान पहुंचा है, इसके लिए दुरुस्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। थिएटर के फनकार कमर्शियल थिएटर से पहुंचने वाले नुकसान का आज़ारा करने की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मिलेंगे थिएटर अदाकार अहमद हुसैन से और जानेंगे कि वो कितने साल से अदाकारी करते हैं। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आप टीवी पे नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं हमें टीवी में करने के लिए, लाइक कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल सीन है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि थिएटर पे इंसान पूरी तरह से जी सकता है। और मिलवाएंगे आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर अज़मा सफीन से और मालूम करेंगे कि वो किस तरह से थिएटर करवाती हैं। पहला जब खेल हम कर रहे थे तो मैं बहुत इस बात पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये वैसे ही एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। अब बहुत थिएटर फ्लरिश कर रहा है और अब आप देखिए कि हम बहुत सारे फेस्टिवल भी इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। और अभी हमारा ये इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है जहाँ बाहर से भी आए हुए हैं ग्रुप्स, अमेरिका से, बल्कि फ़लस्तीन से ग्रुप आया है जो कि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। हम मिलवाएंगे आपको ऐसे लोगों से जो इस दौर में भी थिएटर देखने को तरजीह देते हैं। मुझे थिएटर देखना बहुत पसंद है। पहले शुरू में मैं ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखना शुरू किया, 1 साल से लगातार, अब मैं थिएटर बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थिएटर की ज़िंदगी एक अजीब ज़िंदगी है। मैंने जब पहली मरतबा थिएटर देखा 2013 में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमा में ऐसा नहीं होता। सिनेमा में हमें जो दिखाना होता है उसको वहाँ तक लेके जाना पड़ता है, बट थिएटर में जो चीज़ उन्हें दिखानी है उन्हें इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर दिखानी है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, मगर पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
चले जी, मेरे साथ इस वक्त अस्मा मौजूद है, चाय का कप भी मौजूद है और अखबार भी मौजूद है। और अस्मा का ताल्लुक क्योंकि न्यूज़ से ही है, अस्मा जो है हमारे साथ में न्यूज़ की काफ़ी खबरें निकाल रही होती हैं, रिसर्च कर रही होती हैं, तो अभी बैठी हुई मुस्कुरा रही है मेरे साथ। अच्छा अस्मा, मेरे पास इस वक्त एक्सप्रेस है और एक्सप्रेस में जो है वो मेन लीड जो है वो है जरदारी साहब के हवाले से, और यह है आइंदा जो इलेक्शंस हैं वो नहीं मानेंगे और हमारी हथकड़ियां उतर चुकी, अब लग पता जाएगा, ऐसा कहते हैं जरदारी साहब। मुकाबले के लिए मैदान में उतर आए हैं, इन्हें बताएंगे कि इलेक्शन क्या होता है। पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी और 13 में आरओ से इलेक्शन जरूर हारे हैं, 2013 में आरओ से इलेक्शन जरूर हारे हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों से राब्ते करेंगे। अब जो है जितने भी नारे हैं इनके वो चेंज हो गए हैं, पहले जो है दूसरा नारा लगता था और अब जो है इनकी जो सियासत है वो एक दफा फिर से हम देख रहे हैं कि मुफाहमत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सबा, जंग ने भी इसी खबर को जो है अपनी मेन हेडलाइंस बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ शर्जील साहब के हवाले से एक खबर है कि मेरा नाम ईसीएल डालने वालों ने अपने लीडर्स के नाम क्यों नहीं डाले। पाकिस्तान चौधरी निसार की जागीर नहीं है, जरदारी 58-2 भी खत्म ना करते तो सदर ममनून नवाज हुकूमत को घर भेज देते। बिल्कुल आपने बात की शर्जील नाम मेमन के हवाले से, तो कल बिल्कुल उन्होंने मीडिया से बातचीत की है जिसमें काफी ज्यादा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को और साथ साथ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की भी बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा है जी अब हम मिस्बत मुकाबले करेंगे, तरक्की के मुकाबले करेंगे। उन्होंने कहा कि जी उन्हें अल्लाह पे बड़ा यकीन है और डेफिनेटली हर किसी को है। और उन्होंने साथ साथ कहा कि अभी हमारे जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब वो बड़े एनर्जेटिक है, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे और वो बड़े पुरुमीद हैं। और कल जो उन्होंने बातें की हैं, मीडिया टॉक की है, उसको बहुत ज्यादा अहमियत की नजर से देखा जा रहा है और तज्जियों और तबसरों में भी उनकी तमाम बातों को शामिल किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और भी इसमें हेडलाइन है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, तो इसके साथ आगे हम देखेंगे कि अगले क्या है। अच्छा, जो और दूसरी मेन लीड्स हैं वो है कि अदालतों का सामना करूंगा। देखें, शर्जील नाम मेमन के हवाले से यहाँ पे खबर है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं दिया, भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, बेनजीर शहीद ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस किया, आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को मजबूत किया और सूबाई खुद मुख्तारी दी। अच्छा, जहाँ तक के ताल्लुक है सियासी गहमा गहमी का, क्योंकि देख रहे हैं हम कि पनामा केस का फैसला भी अब सामने आने वाला है और पीपल्स पार्टी एकदम से उभर कर सामने आई है, चाहे वो तनकीद की नजर में आई हो। जब से हम देख रहे हैं कि हुसैन हक्कानी वाला जो सिलसिला चला है उसके बाद से पीपल्स पार्टी एकदम से फ्रेम पे दोबारा आई है। अच्छा, एक और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है और ये है परवेज खटक के हवाले से। कल हमने देखा कि परवेज खटक साहब ने मुश्ताक गनी साहब से मिलना था, तो हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर क्रिकेटिंग के लिए बच्चे आए हुए थे ट्रायल के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जब लैंड किया वहाँ पर उतारा, तो वो जो ट्रायल के लिए सारे बच्चे आए हुए थे वो घंटों इंतजार करते रहे और उसके बाद जब वो चले गए तो फिर उसके बाद उनका दोबारा से वो ट्रायल का प्रोसेस शुरू हुआ है और किस तरीके से उन्होंने जो है वो चलते हुए मैच को रुकवा के और वहाँ पर इसको भी खबरों में कल बहुत ज्यादा गर्दिश करता रहा ये खबर और ट्विटर ट्रेंड भी रहा। बस इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो अरूज पे हैं, अगला साल क्योंकि इलेक्शन का है तो आज अभी से मेहनत कर रही है सब पार्टीज जो हैं वो जल्द से जुलूसों में शामिल है। मेरे पास डॉन की एक मेन हेडलाइन है कि पार्लियामेंट अवेयर्स डाटा अबाउट ब्रिक्स ऑफ जनरल्स एंड ऑफिशियल्स। पार्लियामेंट जो है वेट कर रही है कि किस तरह हमारे पास ये डाटा आए और फिर इस पे एक्शन लिया जाए। इस हवाले से डॉन ने इसको मेन हेडलाइन बनाया है और पीटीआई के हवाले से भी एक छोटी सी खबर जो है। आज एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां पर तवक्को की जा रही है कि वो जो है वो कुछ पैकेजेस के भी ऐलानात मुतवक्के हैं। तो ये आज की अहम खबर है और बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है, तो बिजनेस रिकॉर्डर में जो है वो मेन खबर लगी हुई है कारी यासीन किल्ड इन अफगानिस्तान और हमने देखा कि किस तरीके से ये खबर अहम खबर बन गई। डेफिनेटली एक बड़ी खबर थी, उसको बिजनेस रिकॉर्डर ने भी अपनी बड़ी खबर बनाया है। जबकि मुस्लिम अटैक इन गुजरात, इस हवाले से भी बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड है और डिस्कॉस FBR आइज हायर ST कलेक्शन। तो ये आज बिजनेस रिकॉर्डर की अहम खबरें हैं जो कि मैंने और अस्मा ने आपको बताई और अब डेफिनेटली हम बढ़ेंगे, मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदेगान कहाँ कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है तमाम शहरों की। तो रुख करते हैं सबसे पहले आज न्यूज़ के नुमाइंदा नासिर काज़मी की जानिब और जानेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। जी नासिर काज़मी, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग। असल में आज की एक्टिविटी तो जो रूटीन की है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक्टिविटी होनी है, जैसे कि आपने अपनी जो सुर्खियाँ बताई उसमें भी आपने जिक्र किया कमर जमान चौधरी के हवाले से। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ एक्टिविटी है जिसमें मुख्तलिफ कमेटियाँ, इसमें लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, ह्यूमन राइट्स की कमेटी है और इंटीरियर की कमेटी है, साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ
आडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही CPAC के हवाले से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में एक तकरीब है जिसमें एहसन इकबाल और चाइनीज़ एम्बेसडर आएंगे और CPAC के मुस्तकबिल के हवाले से लोगों को आगाह करेंगे। ये तो वो तमाम एक्टिविटीज़ थी। जब ऑफ एयर था मैं, तो मैंने आपकी आवाज़ में जो कवाली सुनी है उससे मैं खासा महसूस हुआ हूँ। मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। थैंक यू नासिर, मुझे नहीं पता था कि आप तक आवाज़ पहुँच रही है। वो मेरी फेवरेट कवाली है। मैंने कहा जी जी जी, मेरी भी फेवरेट है और आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बड़ा मजा आया, मैंने बड़ा एंजॉय किया। सुबह सुबह नबी पाक का नाम लेना यकीनी तौर पर इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी इस्लामाबाद की जो तमाम एक्टिविटीज थी मैंने आपको उससे आगाह कर दिया। पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं खुद, मेरा मास्क मेरे हाथ में है। अब जब आपसे बात ख़त्म होगी तो ये मास्क मैं वापस पहन लूँगा। पोलन की वजह से लोगों को खासी तकलीफ है यहाँ पर, एलर्जी काफी बहुत शुक्रिया नासिर काज़मी, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट करते हैं हुमा भट्ट की जानिब और जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। जी हुमा भट्ट। सबसे पहले तो मैं अस्मा को वेलकम कहूँगी क्योंकि अस्मा से हमारी फ़ोन पर तो बातें होती रहती हैं लेकिन कभी देखा नहीं था, लेकिन आज ऐसे ही मेरा ये बीपर ख़त्म होगा यकीनन मैं स्क्रीन की तरफ जाऊंगी और वहाँ पर देखूंगी कि अस्मा कैसी, क्योंकि अस्मा हमें तो देखती है और हमें देखती है और हमें रोज़ाना ही मुझे बोलती भी है कि आज इस ड्रेस में तुम ऐसी लग रही हो, आज तुम ऐसी लग रही हो। आज मैं देखना चाहूँगी अस्मा कैसी है। अस्मा वेलकम, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज अस्मा यहाँ पर बैठी हुई है। और दूसरी बात, जहाँ तक जिक्र करें हम लोग अपने इस इवेंट्स का, तो इवेंट्स में जैसे कि सियासी गर्मा गर्मी तो जारी है ही, लाहौर वैसे भी मरकज रहा है सियासत का। तो कल जैसे ही कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए और उसमें PTI की तरफ से PTI की नसीम ज़हरा जो है वो जीत गई हैं, तो आज यकीनन तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जश्न का इनेकाद किया जाएगा। जश्न होगा उनके चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में भी होगा और बाकी तमाम जो डिफरेंट जो उनके सेक्रेटेरिएट और डिफरेंट जो उनके दफातर हैं वहाँ पर भी इसी तरह के जश्न के सिलसिले जारी रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें इवेंट्स की, तो आज एक रेस्क्यू 1112 की तरफ से एक पासिंग आउट परेड है जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं और वो उसकी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। और यकीनन जिस तरह वो आजकल पनामा लीक्स और दीगर जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर जिक्र करते ही रहते हैं, तो आज भी यकीनन उनकी तरफ से कोई खबर जरूर मिल जाएगी। और इसके अलावा एक और रहेगा है US का। ठीक है, हुमा भट्ट अपडेट कर रही थी, हुमा भट्ट आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी और हुमा भट्ट ने आज मेरा फेवरेट कलर वेयर किया हुआ है ब्लू। खैर आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं शहर कायद का, हमारे शहर का, जहां मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद। उनसे जानेंगे कि शहर कायद में अमन अमान की सूरत हाल क्या है और रात गए कहां कहां पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं। जी शहरियार अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह करता चलूँ तो अब से कुछ देर कबल नाज़माबाद 2 नंबर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर 3 अफराद को जो है गोलियों का निशाना बनाया गया और तीनों अफराद जो है इस वक्त जख्मी है और इन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर तिब्बी इमदाद जो है उनको फराहम की जा रही है। इसके अलावा रात गए जो है वो पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों में 10 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले कार्रवाई जो की गई है वो मंगोपीर के इलाके में की गई है, जहाँ से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में जो है वो कामयाब हो गया है। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई जो है वो मलिर सौदाबाद के इलाके में की गई है, जहां से 6 जवारियों को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। इसके अलावा आखिरी कार्रवाई जो है वो जैक्सन थाने के हदूद से की गई है, जहां पर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और उनसे असलहा और मंशियात भी बरामद कर ली गई है। आपने हाफजाबाद में ट्रेनों की बंदिश और सहूलियात की अदम फरहमी के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अंजुम सुहेल। ज़राए आमदोरफ्त की जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हाफजाबाद में रेल का महकमा जो है उसकी जो सहूलियात है आवाम के लिए चली जा रही हैं। वजीराबाद फैसलाबाद सेक्शन एक ऐसा रेलवे का मसरूफ तरीन सेक्शन है जहाँ पे 24 घंटों के दौरान 12 से 14 ट्रेनें आती और जाती थी, लेकिन अफसोस कि अब इस सेक्शन पर 24 घंटों में सिर्फ एक ही ट्रेन बची है जो 24 घंटों में आती और जाती है, जिससे न सिर्फ आवाम को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा बल्कि महकमों को भी हज़ारों लाखों का खुसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वजीराबाद फैसलाबाद सेक्शन पर हाफजाबाद रेलवे स्टेशन भी वाक़ है, इसके साथ साथ अलीपुर चटा सुखे की
बांग्ला हिल और दीगर जो अहम इलाके हैं वो भी इसी सेक्शन पे आते हैं, जहाँ के हज़ारों लाखों जो लोग थे इस सस्ती सफरी सहूलत से फ़ायदा उठाते थे, जिससे ना सिर्फ इन लोगों को फ़ायदा हासिल होता था बल्कि महकमा को भी लाखों रुपए का रेवेन्यू भी हासिल होता था। जैसे जैसे ट्रेनों की बंदिश होती गई, ट्रेनों की तादाद में कमी होती गई, वैसे ही आवाम को भी मुश्किलात में इजाफा होता गया। तो उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन की जो इमारतें हैं वो भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे मुख्तलिफ शहरों में जाना। और गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, जिन्होंने क्रिकेट ग्राउंड को ही हेलीपैड बना लिया। परवेज खटक एबटाबाद पहुंचे तो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए खूबसूरत ग्राउंड का इंतखाब किया गया। ग्राउंड में अंडर 13 क्रिकेट का मैच जारी था जो रोकना पड़ गया, जिस पर बच्चों ने मासूमाना शिकवा भी किया। हेलीकॉप्टर के जाने पर और क्रिकेट मैच दोबारा शुरू होने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायश वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायशियों के मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। हुकूमत के सस्ते बाजारों में टमाटर 130 जबकि मुर्गी फी किलो 180 रुपए में फरोख्त हो रही है। हफ्तावार बाजार में रिलीफ न मिलने का जिम्मेदार अवाम हुकूमती इदारों को करार दे रहे हैं। और कल हमने देखा कि टमाटर की प्राइसेस जो हैं वो इतनी हाई थी, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं गायब सी हो गई हैं। कराची के इलाके नाजमाबाद में फूलों की 5 रोजा नुमाइश का आगाज कर दिया गया है। मौसम सरमा के इख्तिताम पर रंगो खुशबू से सजी नुमाइश में 100 से ज्यादा इकसाम के फूल और पौधे रखे गए। दीदा जेब अंदाज में सजाए गए पौधे शहरियों की तवज्जो का मरकज थे। और क्यों ना हो, इतने हसीन पौधे, इतने हसीन फूल किसको पसंद नहीं होते। असमा, आपको पसंद है फूल? बहुत ज्यादा सबा। मुझे तो जरा भी फ्री टाइम मिलता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं गार्डनिंग करूं। पौधों से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे बिल्कुल, मैं आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे ये होता है कि आपका जो है वो प्लांटेशन के अंदर और नर्सरी के अंदर बड़ा जो है ना इंटरेस्ट है। खैर, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू भी आगे करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का चटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जिसमें आपको बताया कि चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आइन में तरमीम के वक्त पाकिस्तान को जमहूरी रियासत बनाने के कायदे आज़म के बुनियादी नुकात को आइन से निकाल दिया गया। बाज़ नासिर चाहते हैं कि नई नस्ल को तारीखी हकायक से काट दिया जाए। आर्ट्स काउंसिल कराची में चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने डॉक्टर जाफर अहमद की किताब की तकरीब रनुमाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए रज़ा रब्बानी का कहना था कि कुछ लोगों को सूबाई खुद मुख्तारी हजम नहीं हो रही। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जनरल ज़िया के दौर में आइन में तरमीम के वक्त पाकिस्तान को जमहूरी रियासत बनाने के कायदे आज़म के बुनियादी निकात को आइन से हज़फ कर दिया गया। सेंट्रल पंजाब में पढ़ाए जाने वाले निसाब में आमरीत के फ़ायदे पढ़ाए जा रहे हैं। रज़ा रब्बानी का मज़ीद कहना था कि तारीखी हक़ाइक़ मस्क करके नई नस्ल को तारीख से काटने की साजिश हो रही है। और अखबारात के एडिटोरियल में आज क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे फेवरेट और हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिख रहे हैं आज एडिटोरियल? आज सवा हम डिस्कस करेंगे पाक अफगान सरहद पर मौसर निगरानी का निज़ाम। एक्सप्रेस का भी है, जंग में भी है ये, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही थी कि हमने अब फेंसिंग शुरू कर दी है पाक अफगान। लेकिन उससे पहले मुझे मालूम हुआ है कि शायद आपके पास साथ जो हैं वो सलमान गनी साहब भी हैं और उन्होंने अफगानिस्तान पर ये बहुत कुछ लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जरा हम उनसे इंटरेक्ट थोड़ा सा कर लें। हमारे साथ लाइन पे मौजूद भी हैं सलमान गनी साहब, उनको हम कहेंगे वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब, कुछ पूछना चाहेंगे उनके आप कॉलम के हवाले से? सलमान गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, क्योंकि आप अफगानिस्तान के हवाले से लिखते आए हैं तो आज हम जा रहे हैं एक एडिटोरियल डिस्कस करने, जो ये फेंसिंग हो रही है बॉर्डर के ऊपर। जनरल बाजवा ने क्लियर ये इंडिकेशन दे दी है कि अब हम कोई इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर तकरीबन अरबों रुपए खर्च करके ये एक निज़ाम बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ला रहा है। तो आप इस इकदाम को किस तरह देखते हैं दोनों ममालिक के दरमियान? देखें, अफगानिस्तान के अंदर अमन सुकत पाकिस्तान की जरूरत है और इसीलिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान के साबिक फौजी सरबराह जनरल रहील शरीफ और मियां नवाज शरीफ 3 दफा इकट्ठे अफगानिस्तान का विजिट कर चुके हैं
और पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी और तकरीबकारी के डांडे अफगानिस्तान तक मिलते थे, और अब ये बाढ़ लगाने का इक़दाम भी इसी ज़िम्मन में है। देखिए, बात यह कि अगर इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो सी पैक की वजह से पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और हैसियत बढ़ी है, और जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा कि सेंट्रल एशियन ममालिक तक के हमें रसाई नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ये बाढ़ लगाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि अफगानिस्तान ने इस इक़दाम की भी मुखालफत की है, इसलिए कि हम बाजार ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान इंतजामिया की रिट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर हिंदुस्तान का रसूख है और खुद अमेरिका वहाँ पर बैठा हुआ है। और आपने देखा कि मास्को के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 10 अप्रैल को, जिसमें अफगानिस्तान में अमन के हवाले से बातचीत होनी थी, अमेरिका ने उसके भी बाइकाट का ऐलान किया। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अमेरिका के बाइकाट के ऐलान के बाद यकीनन भारत भी बाइकाट ही करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमन जो है आज चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान की जरूरत है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और हिंदुस्तान अपने मकासद की तकमील चाहते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत तो अगर देखा जाए तो खुद अमेरिका की है कि अमेरिका वहाँ पर 45 ममालिक के साथ वहाँ पर आया, लेकिन अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सका, और अमरीकी अफवाज वहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ अगर इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इसमें जो बुनियादी रोल होना चाहिए वो अफगान अवाम का होना चाहिए, इसलिए कि उनकी तीसरी नस्ल वहाँ पर आग और खून का दरिया बहता देख रही है, और जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस खत्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकेगा। जी अच्छा सर, आप बात करें अमन की, तो दोनों तरफ के अवाम यही चाहते हैं कि अमन हो। और जहाँ तक बात हो रही है बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, तो अभी इंडिया की जानिब से भी ये बयान सामने आया कि 2018 तक जो है मुकम्मल वो अपनी सरहदें बंद कर देंगे पाकिस्तान के साथ में। तो उनके इस इकदाम को, और अब पाकिस्तान इतने प्रेशर में है कि अगर वो कुछ अच्छा भी करता है तो तनकीद का निशाना बन रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान को किस तरीके से सिचुएशन को कैटर करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है। मैंने यही बात की है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही है कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मशरूत है, और हमारे उनसे तारीखी, जुग्राफियाई, मिली रिश्ते कायम है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि भारत के साथ उनकी बराह रास्त कोई सरहद नहीं मिलती। इसे आप अगर आलमी तनाज़ुर में देखें तो अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर मकासद है, और मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका वाकईतन अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम चाहता है तो वो भारत की तरफ देखने की बजाय पाकिस्तान की तरफ देखे। देखिए, पाकिस्तान ने पहले अफगान इंतजामिया को और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर ला बिठाया। और बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और जैसे ने भी बताया कि अफगानिस्तान के हवाले से क्या सूरत हाल है, उस पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एडिटोरियल हमें क्या बता रहा है? जी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ने दी है, और उसने कहा कि हमारे जो सूद है वो 5.75 बरकरार रखा है। इस हवाले से इदारियाँ आए हैं, और एक्सप्रेस का भी है कि सारी तरक्की खुशाइन मगर महंगाई को भी लगाम दें। ये तमाम एडिटोरियल का फोकस है, इसलिए कि मिक्स ट्रेंड आया है। कहा जा रहा है कि बरामदाद बढ़ रही है, लेकिन दरामदाद बढ़ रही है, बरामदाद में कमी हो रही है। तो ये इदारियों का कहना है कि जब तक लोगों की तरफ नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं, आपने क्लेम किया था कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं हो रहा। आप देखिए 1.2 इस रवा हफ्ते 1.2% इन्फ्लेशन बढ़ी है। और आपने देखा, अभी आपने हेडलाइन भी शायद मैंने देख रहा था कि पढ़ रहे थे, कोयटा में 180 रुपए फी किलो टमाटर पहुंच गया है, और कराची में 350 रुपए किलो मुर्गी पहुंच गई है, और 140 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, और वो भी गले सड़े मिल रहे हैं या तो, और अगर जो गले सड़े मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं या फिर शॉर्ट है, टमाटर ही नहीं है, शॉर्ट है, कोटे के हिसाब से मिल रहे हैं। हमने अभी हमारे रिपोर्टर से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नफीस भाई, यहाँ मैं अभी इतवार बाजार में गया था तो वहाँ कह रहे हैं एक तो गले सड़े टमाटर कच्चे, और फिर वो कहते हैं कि 1 किलो से ज्यादा नहीं देंगे। आपने ये भी लेना है तो ये सब्सिडाइज रेट पर आपको 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने हमें ज्वाइन किया। टमाटर की टेंशन में तो घरेलू खवातीन आ जाएंगी कि खाना कैसे तैयार होगा। हम बात तो कर रहे थे नफीस नईम साहब से, अब आगे चल के देखते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अलकायदा के दहशतगर्द कारी यासीन की हलाकत की तस्दीक कर दी है। कारी यासीन लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले और दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में मुलव्वस रहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पेंटागन के मुताबिक 19 मार्च को अफगान सूबे पख्तियाका में फिजाई कार्रवाई की गई, जिसमें अलकायदा का अहम रहनुमा कारी यासीन मारा गया। पेंटागन के मुताबिक सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला ये दहशतगर्द तालिबान से भी राब्ते में रहा, जबकि अलकायदा की तरफ से किए गए मुतादिद हमलों का मंसूबा साज भी था।
जिनमें सितंबर 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर होने वाला हमला भी शामिल है। इस हमले में अमरीकी फिजाइया के मेजर रोडोल्फो आइरोड और नेवी के एहलकार मैथ्यू जे समेत दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी वजीर दिफा ने एक बयान में कहा कि कारी यासीन की मौत इस बात का सबूत है कि ऐसे दहशतगर्द जो इस्लाम को बदनाम करते हैं और मासूम शहरियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाते हैं, इंसाफ से नहीं बच सकेंगे। शो में आ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। थिएटर आर्टिस्ट अहमद हुसैन से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सलीम रिजवी साहब, जो अमेरिका में अटॉर्नी हैं। इनसे बात करेंगे कि ट्रंप की हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों बिलखुसूस पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हवाले से अब क्या तहफ्फुज़ात हैं मुसलमानों के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इन्वाइट किया इतने अच्छे प्रोग्राम में। आपके फैन तो पूरी दुनिया में है, खासतौर पे अमेरिका में। अच्छा, आपके प्रोग्राम को पसंद किया जाता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, आपने गुड मॉर्निंग आज को पसंद किया और हमारे जो अमेरिका में फैंस हैं उनका पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, उन्होंने मुझे खास तौर पे ताकीद की थी कि ये पैगाम जो है वहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, दैट्स रियली वेरी गुड। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसीज के हवाले से और उसकी वजह से जो मुसलमानों को मसाइल दरपेश हैं, उस पे क्या आप बात करें? देख लीजिए, ट्रंप जब से आया है सिर्फ मुसलमानों को मसाइल नहीं है। हाँ। ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने पूरी दुनिया में मसाइल खड़े कर दिए। तो जाहिर है कि उसकी इब्तिदा जो है वो अमेरिका से होती है, और एक ऐसा शख्स के जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। राइट। और खास तौर पे वो खुद ही कहता है कि जी मैं सियासतदानों से दूर रहता हूँ, मेरा सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके अंदर भी एक पैराडॉक्स मौजूद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो मसाइल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह जो है उसका माइंड सेट है। कुछ लोग उसे इंतहाई इंटरेस्टिंग पर्सन के तौर पे देखते हैं, बेसिकली शो मैन। और आपको मालूम है कि शो मैन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस वक्त इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जिस वक्त इसकी शुरुआत होती है, तो उस वक्त भी बुनियादी तौर पे जो एम्फेसिस था वो ये कि लोगों को एंटरटेन किया जाए। और जब इसने इलेक्शन कैंपेन जो है वो इंट्रोड्यूस किया तो कुछ लोग इसके साथ थे, वो लोग के जो हार्ड कोर आइडियलिस्ट थे, जिनका कुछ और एजेंडा है, पूरी दुनिया के अंदर एजेंडा है उनका। और दिलचस्प वाकया ये कि उनमें से एक शख्स जो है वो बैनन है जी, तो उससे इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा आदमी। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप से तुम्हारा क्या रिश्ता है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों? हाँ। और इतने ज़हीन लोग और भी हैं। तो उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप इज ए एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन है और इसके अंदर जो भी हम डालना चाहेंगे डाल सकेंगे। सो दिस इज सो ट्रू टू डिस्क्राइब दिस पर्सन। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, तो आपको मालूम है कि इसकी इलेक्शन कैंपेन में मुसलमानों के खिलाफ बात की गई थी। अभी एक रिसेंट डिसीजन आया बहुत दिलचस्प सुप्रीम फेडरल कोर्ट का। हाँ। अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो उस पर हम बात कर सकेंगे। सर, मुसलमानों के हवाले से आपने बात की कि उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर उन्होंने डेफिनेटली जो मुसलमानों को ही उन्होंने निशाना बनाया तनकीद का, और उनके हवाले से ही कहा कि जी आके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बहुत से सारे जो अमेरिकन हैं जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, अमेरिकन जो रह रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि जी अब क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने सारी ये बातें की हैं तो अब उनको इम्प्लीमेंटेशन तो करनी पड़ेगी, और वो वही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इससे हटते हैं तो फिर वो लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे जिन्होंने वोट किया। जी, ये जो बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। हाँ। लेकिन इसका एक और भी एंगल है। हाँ। सरफेस के ऊपर ये नजर आता है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो है कुछ और चीजें भी हैं। अच्छा। तो इलेक्शन मुसलमानों के खिलाफ जो बात हुई, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं हुई, बल्कि उसमें एक एजेंडा था। हाँ। और उसकी एक बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह यह है कि इसने तकरीबन कोई 10 लोगों को नामजद किया हुआ था कि आप रूरल एरियाज में जाए, बड़े अर्बन सिटी से हट के रूरल एरियाज में जाए और वहां जाके देखें कि लोगों के व्यूज क्या हैं। अब न्यूयॉर्क को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, कैलिफोर्निया को हैं, लेकिन आप किसी टेक्सास के गांव में जाके मालूम करना चाहते हैं कि वहां के लोगों के क्या मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो रेडियो शोज हैं उनको सुना जाए। मिसाल के तौर पर रश लिम्बा एक बड़ा मशहूर कमेंटेटर है। अब ये कमेंटेटर जो है, इसके ऑडियंस जो है वो मिलियंस में थे और इन्फ्लुएंस करता है वो लोगों को। तो उन्होंने देखा कि रेडियो टॉक शो होस्ट किन मौजूदात पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा जी मैक्सिकन के खिलाफ बात करते हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन के मुखालिफ हैं, मैक्सिकन के मुखालिफ हैं वगैरह। मैक्सिकन बॉर्डर्स के हवाले से भी बड़ी बातें की। एब्सोल्युटली। तो वो 10-15 सब्जेक्ट उन्होंने पेट निकाले। उन्होंने कहा कि इसको स्लोगन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और वो स्लोगन जो है उन्होंने इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट जो है फिनोमेनल, क्योंकि वहां पे
डेप्रिविएशन मौजूद थी उन एरियाज के अंदर जो है, उसमें यकीन जानिए कि जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं वो हैं, ऐसे भी लोग हैं जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते थे, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें नेग्लेक्ट किया, तो वो भी लोग इसके साथ आके मिल गए। अच्छा, ओबामा से मेरे जहन में एक चीज आई, वो केयर प्रोग्राम के बारे में जिसको वो अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, अब इसके बहुत से प्रोग्राम बनते रहेंगे, बहुत से प्रोग्राम खत्म होते रहेंगे। चलिए, मुझे जुडिशल आप फैसले के बारे में बात कर रहे थे, उस हवाले से देखिए, फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन था वो इस बुनियाद पे था कि जो ये पाबंदी लगाई है ये मुस्लिम बैन है या नहीं है। अच्छा, अगर आप रिलीजियस बुनियादों के ऊपर किसी को बैन करते हैं तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो साफ तौर पे कहती है कि रिलीजियस की बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ना आप किसी रिलीजन को सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है, ना किसी को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना उनको पुश कर सकते हैं, ना उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो मैं जो पाकिस्तानी यहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज बनेंगी? पाकिस्तानी इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। आपको मालूम है कि शुरू में जो है वो 7 कंट्रीज को शामिल किया गया, 7 कंट्रीज, और उसका जवाब ये बताया गया है कि जनाब ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इन कंट्रीज के अंदर जो है वो सिविल रिफ्ट है, यहाँ पे क्राइसिस वगैरह है, लेकिन मुसलमानों को हदफ निशाना बनाया गया। उसके बाद जिस वक्त फेडरल कोर्ट में ये मामला जाता है तो उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज जरा सख्त की जाएंगी। हाँ, ये ब्रॉडर सेंस में आपकी बात दुरुस्त है। इस तरह से निशाना पाकिस्तान को नहीं बनाया गया जिस तरह दूसरे कंट्रीज को बनाया गया। उसमें देखिए ईरान और इराक का मामला था, सिक्योरिटी इश्यूज पे उन्होंने कहा जी कि हम उन ममालिक से लोगों को नहीं आने देंगे कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ईरान को निशाना बनाया, इराक को नहीं बनाया गया। वो वन बाय वन करके अपनी चीजों को टारगेट कर रहे हैं, इतनी जल्दी ओवरऑल वो नहीं कैप्चर करना चाह रहे कि सारी दुनिया का तोपों का रुख उनकी तरफ है। अच्छा सर, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो बॉटम लाइन दे दीजिए। बॉटम लाइन ये है कि देखिए फ्यूचर जो है वो चैलेंजेस रखता है। फ्यूचर में आपके सवाल की तरफ आते हुए बड़ी जल्दी कि फ्यूचर में जो है यकीनन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी क्योंकि पॉलिसी जो है तब्दील होती रहेंगी। लेकिन यह है कि मिसाल के तौर पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लेवल ऑफ स्क्रूटनी जो थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, आप हमारे शो पे आए, आपने ट्रम्प की पॉलिसी के हवाले से बात की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि हमने आज ट्रम्प की पॉलिसी पे बात की, जबरदस्त से गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, लॉयर भी हैं और अमेरिका में भी होते हैं और यहाँ भी एक निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन है। तो अस्मा, अब मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी अब जाना चाह रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल वो जा सकते हैं, ऐसा कोई हर्डल नहीं है, ऐसी कोई इतनी ज्यादा सख्तियां नहीं है, आप जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी भी जो है काफी नरमियां मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं अमन का पैगाम लेके जाते हैं और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज्यादा जो है इकदाम किए हैं और पूरी दुनिया को वो कहता है कि जी दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो पाकिस्तान साथ खड़ा है। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको उस्मा सफीन से, जो ना सिर्फ प्रोड्यूसर हैं बल्कि एक अच्छी थिएटर डायरेक्टर भी हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और थिएटर की बात हो रही है तो थिएटर का मतलब हुर्फ़े आम में किसी कहानी को ड्रामे के अंदाज में पेश करना है। पाकिस्तान में भी थिएटर का आगाज इंतहाई शानदार था। आगा हशर काश्मीरी और इम्तियाज अली ताज जैसे कलमकारों ने इस हवाले से बहुत नाम कमाया। जी हाँ, इस दौर में भी थिएटर आबाद है और कुछ अदाकार ऐसे हैं जो थिएटर करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही थिएटर आर्टिस्ट से गुड मॉर्निंग आज की टीम ने बात की, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अहमद हुसैन है और मैं पिछले 4 साल से थिएटर कर रहा हूँ। आज शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो जैसे हमारी हर 4 महीने पे क्लास परफॉर्मेंस होती थी थिएटर की, तो उसमें शुरू में तो मैंने कुछ कैरेक्टर्स किए जो बिल्कुल सटल थे, सीरियस थे। जैसे कि एक शेक्सपियर का बहुत अच्छा प्ले है उथैलो में मैंने उथैलो को परफॉर्म किया था, एक कैरेक्टर जो कि राहत काज़मी साहब ने डायरेक्ट किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि उस प्ले के करने के बाद इधर फैकल्टी की नज़रों में मैं एक एक्टर, उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ है, ये कर सकता है। जब आप पहली दफ़ा स्टेज पे जाते हैं और सामने ऑडियंस लाइव होती है तो बड़ा आपको डर होता है कि कहीं मैं अपनी लाइन तो नहीं भूल रहा या मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, क्या मैं अपना पोस्चर सीधा खड़ा हुआ हूँ, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि स्टेज पे खड़े होने का भी एक रूल है कि मतलब टीचर्स हमेशा हमें डांटते रहते थे कि तुम ऑडियंस को अपनी पीठ मत दिखाओ, फ्रंट पे ऑडियंस से जाके बात करो। तो हम उसी चीज़ को दिमाग में रखते थे, यार हम ऑडियंस को सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, क्या
बहुत सारी हमारी जैसे लाइंस होती थी रिहर्सल्स के दौरान, हमें बड़ा हंसी आती थी उस लाइन पे कि यार अगर हम यहाँ इतना हंस रहे हैं परफॉर्म करते हुए, क्या ऑडियंस इस चीज़ पे हंसेगी? तो बात यही है कि अगर आप कैरेक्टर में हैं, फील में हैं, आप बस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब अगर मेरा नाम अहमर है, मैं एक लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन स्टेज पे जाके अगर मैं उथैलो परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त उथैलो हूँ। जैसे कि हमारी एक इम्प्रोवाइजेशन की क्लास होती है, इम्प्रोवाइजेशन की क्लास ऐसे होती है कि उसमें आपको रैंडम उठा दिया जाता है, जाइए आप डाकू हैं और आप एक आवाम हैं और आपका मोबाइल छीनने आ रहे हैं। तो उसमें हम करते हैं इम्प्रोव, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मैं डाकू हूँ तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है हमें प्ले में, कि अगर लाइक मैं आया हूँ और मैं आते ही स्टेज पे ब्लैंक हो, आते ही मुझे बोलना है कि कोई भी एक लाइन देनी है कि देखो तुम कहाँ जा रही हो, और एकदम से ब्लैंक हो गया, तब उस टाइम क्या करे एक्टर फंस जाता है कि भाई अब ऑडियंस भी वेट करिए ना, आया है कुछ बोलेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ हमें ऐसी कहानी बनानी होती है कि वापसी हम उस डायलॉग तक पहुंच जाएं जो हम भूल गए। थिएटर एक ऐसी चीज है जो आप टीवी पे नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं हमें टीवी में करने के लिए, लाइक कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल सीन है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि थिएटर पे इंसान पूरी तरह से जी सकता है। एक थिएटर का राइटर भी होता है ना, तो उसने वो प्ले इस थिएटर के लिए स्पेशली, अच्छा राइटर्स का भी आजकल ये सीन है कि वो टीवी के लिए कुछ अलग लिखते हैं, कि उनको पता है कि मुझे टीवी के लिए क्या कंटेंट लिखना है, हमारी आवाम क्या चाहती है देखना टीवी वाली, और थिएटर की ऑडियंस का उनको पता है कि थिएटर की ऑडियंस क्या चाहती है लिखना। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं टीवी पे नहीं कर सकता वो मैं थिएटर में कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब और अहमर हुसैन की बातें आपने सुनी, कितनी जबरदस्त किस्म की बातें कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कोरियोग्राफर वहाब शाह। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनको करेंगे वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं वहाब? गुड, थैंक यू। वहाब, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है थिएटर के हवाले से, तो आर्ट्स के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से आज का दिन जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के दिन तमाम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी सकाफ़त को, अपने फ़न को प्रमोट कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली आप भी उसी का एक हिस्सा हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स। आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ है पूरा दिन यहाँ से जाने के बाद, और थिएटर के हवाले से कुछ बताइए। सबसे पहले तो जी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द स्टूडियोज। थैंक यू। आज का दिन नेचुरली जितना हमारे लिए तो हर एक दिन जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज यू शुड बी celebrating every single day as it's your first and your last. आज का दिन इसलिए भी अहमियत है naturally, as you said, it's International Theatre Day. I've been associated with theatre for like the longest time. मैंने अपना जब बैचलर्स किया परफॉर्मिंग आर्ट्स में सिडनी से, that was back in the early 2001, 2002 में। So तब से लेके अब तक I've been associated with the theatre industry, film, television, all three mediums simultaneously. तो आज के दिन हम बेसिकली कुछ चीज़ें, मेरा जो कराची का स्टूडियो है अभी लॉन्च हुआ है, तो वी आर एक्चुअली डूइंग सम वायरल वीडियोस। तो आज हम सुबह सुबह उठी है, मेरी सारी टीम जो है अभी स्टूडियो में बैठी हुई है, आई एम श्योर दे आर ऑल वाचिंग लाइव, सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर मैसेज ऑफ आवर हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आज सारा दिन, और आज का दिन जब बड़ा फेस्टिव गुजरेगा, हमारी ईद होगी सबकी। आप बात ही कर रहे हैं तो आपकी कुछ परफॉर्मेंसेस हमारे पास हैं, तो वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। एकदम बिल्कुल रिफ्रेशिंग कर दिया आपने। तो आज हम पहले बड़े खुश थे, हमें अस्मा ने ज्वाइन किया है, और ऊपर से ये वाला सॉन्ग और उसके ऊपर इतनी जबरदस्त सी परफॉर्मेंस। अच्छा ये बताएं, ये जो पूरा एक सॉन्ग है, आरिफ लोहार का सॉन्ग है, इसके ऊपर सबने परफॉर्मेंस दी है और बिल्कुल क्यू के अंदर वो सारा डांसिंग वगैरह सारा कुछ कर रहे थे। इसके साथ साथ कोई मैसेज भी होता है इस तरह की वीडियोज में या? नेचुरली जी, अभी हम लोग इंडिया गए हुए थे, दिस परफॉर्मेंस वाज ऑब्वियसली पिक्ड बाय वन ऑफ द यूट्यूब उसमें से। अच्छा। अभी हम लोग इस साल पिछले साल इंडिया गए हुए थे टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, जहाँ पे के 3.5 मिलियन पीपल अटेंडेड दैट फेस्टिवल। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान विद माय डांस कंपनी, वहाब शाह डांस कंपनी के साथ। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं टू नंबर 1, जैसे कि कहते हैं कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का पोर्ट्रे करने के लिए। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैसेज that we are much more than what the world perceives us to be.
तो हमारा मैसेज तो लव है, पीस है, मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, और फिर वहाँ डेफिनेटली हमारा तो मिशन भी यही है और हमारा मैसेज भी यही है कि जी पीसफुली रहें, हम कंट्री भी पीसफुल बनना चाहते हैं और हैं भी। अच्छा, ये बताएं, जब आप जाते हैं इस तरीके से परफॉर्मेंस करने मुल्क से बाहर, तो रिस्पांस और रिएक्शन किस तरीके से होता है लोगों का, उनका नेचुरली जी बहुत अमेजिंग, क्या मैसेजेस देके वो भेजते हैं आपको? या नेचुरली बहुत अमेजिंग, बहुत लविंग। I've never felt any ounce of discouragement from anywhere where I performed at. उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप ऐसी ज़ुबान बोल रहे हैं कि जो इशारों की ज़ुबान है, जैसे अज़ा की शायरी जब आप कर रहे होते हैं, तो आपको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। मैंने ओस्लो में परफॉर्म किया हुआ है, मैंने जर्मनी में परफॉर्म किया हुआ है, आई परफॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया, आई परफॉर्म्ड इन स्पेन, जहाँ पे कि अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो जब आप उस तरह की एनर्जी के साथ आप परफॉर्म करते हैं, तो यू नो इट कनेक्ट्स टू द ऑडियंस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैसेज ऑफ लव एंड पीस इज ऑल अबाउट। आपने मूवी, थिएटर सभी मीडियम्स में काम किया है, तो क्या डिफरेंस है थिएटर और मूवी की कोरियोग्राफी में? बहुत डिफरेंट है जी। थिएटर की जो कोरियोग्राफी है, एक तो बहुत ऑब्वियस बात है कि वो लाइव चल रही होती है, और पूरा जो जितना भी आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी देखी, दैट्स आल्सो अ लाइव थिएटर परफॉर्मेंस, सो यू कैन नेवर गेट द सेम फीलिंग ऑफ अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अ फिल्म। और जब हम कोरियोग्राफ भी करते हैं, कुछ चीज़ को कंपोज करते हैं, तो थिएटर के लिए उसकी कॉम्पोजिशन कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसकी इम्प्लीकेशन बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू फिल्म। फिल्म के लिए आपको एक शॉट डिजाइन करना पड़ता है, कैमरा प्लेसमेंट, लाइट्स एंड एवरीथिंग। थिएटर में इट्स वन गो, एंड आपका रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएट है। फिल्म के लिए आप बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, फिर इंतजार करते हैं उसके रिस्पॉन्स का, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, बात हो रही है कोरियोग्राफी की, तो आप डेफिनेटली आप करते रहते हैं इस तरह के। बल्लू माही की भी आपने की है बालू माही, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। एक तो मेरी एक तरह से होम प्रोडक्शन है हमारी, सादिया जब्बार इज अ फैमिली फ्रेंड, तो होम प्रोडक्शन का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि you get to do what you're best at, because आपके जितने भी आपके इर्द गिर्द सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, वो आपको सब हेल्प कर रहे होते हैं, तो उसमें खुद भी आप उतने ही नेचुरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो बालू माही वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई थिंक जो गाना उसका वायरल हुआ था जब, तो I've gotten tremendous appreciation for it, और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बल्कि अपने कराची स्टूडियो में एक वर्कशॉप भी किया था। इंटरनेशनली ट्रैवल आपने बहुत किया है, जैसे कि आपने बताया। पाकिस्तानी थिएटर की क्या पोजीशन है इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तानी थिएटर? टू बी ऑनेस्ट, it does have a standing in the international arena, or for that matter अगर हम बात करें अपने सब कॉन्टिनेंट में, सो अजोका है, नापा है, पंजाब थिएटर है, फिर इसी तरह थेस्पियन है, तो ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया इज जस्ट टू बिजी काइंड ऑफ projecting what's happening in the immediate vicinity and getting TRPs, that we don't really get to focus on the arts, and that's the reason कि आज International Theatre Day है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, या उस तरह की फेस्टिविटी नहीं हो रही। नापा में भी थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, which is great, पर इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए और ज्यादा। डेफिनेटली आप अपनी कल्चर को, अपने आर्ट्स को, अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं, मगर वही बात है ना कि अगर फोकस ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो डेफिनेटली फिर एक शोबा जो है वो कहीं पीछे जाता जा रहा है। आप जैसे लोग जो हैं वो इसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, इसको रिवाइव करते हैं। हम तो बिगिनर्स हैं, I mean हमारे से बहुत बड़े-बड़े जायंट्स भी जो हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी आर जस्ट, जो आपसे पहले के जो लोग हैं ना थिएटर के, वो भी यही कहते हैं कि अब हमारे साथ यूथ भी आ जाएगी ना, तो डेफिनेटली फिर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और ओवरकम करने में आसानी होगी। मैसेज दे दीजिए प्लीज। बस जी, मैसेज ये है कि वी आर हियर, हम लोग अभी कराची में आ गए, वहाँ आपसे डांस कंपनीज ओपन इट्स डोर्स, हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं if you guys are interested, as a matter of fact, in learning and pursuing the performing arts, we have a studio in DHA. Come and join our classes. Definitely we will come. पूरी टीम आएगी गुड मॉर्निंग आज की, और वही मैं आपसे बात कर रही थी कि so please come to our studio and take some classes in theatre, in dance, in music, whatever you fancy. We have a class for you. Okay. क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरियोग्राफर के लिए, अपकमिंग जो थिएटर आर्टिस्ट है उनके लिए? मैसेज ये है कि जी, be the best you can be and dance.
ओके जी, थैंक यू वेरी मच। वहाब आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो रिवाइव करना चाह रहे हैं और किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो थिएटर है वो दोबारा जिंदा हो जाए, रिवाइव हो जाए और उसी तरीके से चले जैसे वो पहले चला करता था। थिएटर के एक कमर्शियल हकीकत के तौर पर उभरने और आहिस्ता आहिस्ता थिएटर हॉल्स में मुख्तलिफ तबकात के लिए मुख्तलिफ नशिस्तें महसूस होने के लिए कब थिएटर सदियों तक तहजीबों की रसूमात का हिस्सा रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे नया दौर आता गया वैसे ही थिएटर ड्रामों में भी तब्दीली आ गई है। थिएटर करने के लिए सबको साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी होता है। थिएटर करने के लिए और क्या क्या जरूरी होता है, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने डायरेक्टर थिएटर अज़मा सबीन से बात की है। आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मेरा नाम उज़मा सबीन है और मैं नैपा में कोऑर्डिनेटर भी हूँ, कोर्स कोऑर्डिनेटर, और पढ़ाती भी हूँ। आई एम अ फैकल्टी मेंबर ऑल्सो। पहला जब खेल हम कर रहे थे तो मैं बहुत इस बात पे बिलीव करती हूँ क्योंकि ये वैसे ही एक कोलैबोरेटिव आर्ट है, तो इसमें एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर सबको मिल के काम करना होता है और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि यंगस्टर्स बहुत अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं और बहुत सेल फ़ोन की वजह से अपनी अपनी दुनिया में बंद हो गए। लेकिन थिएटर हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ हम सब मिल के काम कर सकें, जहाँ हम सब एक दूसरे को कायल करें अपनी डिफरेंट बातों के लिए। तो आपको एक पॉइंट पे लाना पड़ता है सबको। तो एक तो ये कि एक्टर से बात करना है कि आपने ये करना है, फिर सेट वाले से बात करनी है, लाइट वाले से बात करनी है, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक ये बहुत अच्छी बात लगी। फिर जब हो रहा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे तो सारे टीचर्स आपको पता है कि देखने आते हैं, तो उस वक्त और आप ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं आपने क्या किया है, अच्छा किया भी या नहीं किया है। तो लेकिन ये हुआ कि जब हमने इसको करना शुरू किया तो हमें बहुत मज़ा आया इसमें। जब करीब आने वाला होता है दिन तो फिर बहुत ज़्यादा थोड़ी अब क्योंकि हम कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अब नैपा में इतने खेल होते रहते हैं तो सेट वालों को भी पता है कि हम बहुत पहले से सेट उनको बता देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब करीब हो रहा होता है तो आप सेट भी उसी वक्त लग रहा है क्योंकि आप पहले से नहीं लगा सकते। वही 2-3 दिन है जब वो लग रहा है, फिर आपको टेक्निकल रिहर्सल करनी पड़ती है जिसमें साउंड और लाइट्स इन्वॉल्व हैं। तो फिर एक्टर्स जो है, सबसे बड़ी बात ये कि हम रिहर्सल कहीं और करते हैं और फिर आप फाइनल डे पे अपने स्टेज पर जाते हैं तो वो बिल्कुल एक नई जगह होती है। तो आपका एक्टर थोड़ा डरा हुआ भी होता है, नई जगह होती है तो वो मूव्स चेंज होती हैं, तो उसको फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मज़े का काम बहुत है क्योंकि जब आप एक प्ले कर रहे होते हैं तो आप पूरे वक्त उसी सोच में। अब बहुत थिएटर फ्लरिश कर रहा है और अब आप देखिए कि हम बहुत सारे फेस्टिवल भी इस तरह से अरेंज कर रहे हैं और अभी हमारा ये इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है जहाँ बाहर से भी आए हुए हैं ग्रुप्स, अमेरिका से, बल्कि फ़लस्तीन से ग्रुप आया जो कि पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि फ़लस्तीन से ग्रुप आया। हालांकि हम समझते हैं कि फ़लस्तीन में तो हर वक्त झड़पें होती रहती हैं या गोलियाँ चलती रहती हैं। जब वो लोग आए और उन्होंने इतना अच्छा थिएटर किया और हम लोग उनकी कहानी में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप सोचें कि आखिर में उन्होंने 3 दफ़ा बाव करने आए हैं वो स्टेज पर और कोई जाने को तैयार नहीं था और लोग बस आ रहे थे क्योंकि अब आपको नहीं पता चलता ना कि इनको हम कैसे अप्रिशिएट करें। तो वो इतना मज़ेदार हुआ और उनको भी पता चला कि अच्छा पाकिस्तान में अब यहाँ हमारे यहाँ अभी USA से एक डायरेक्टर आई हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, एक प्ले डायरेक्ट कर रही हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जब पहली दफ़ा आ रही थी तो आपके जहन में क्या था पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में था कि गारें होंगी और गार में रहते होंगे लोग और गोलियां चलती होंगी। मतलब आप सोचें कि ये इमेज है हमारा दुनिया में। तो ये हम एक तरह से सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रमोट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और जब वो यहाँ आई तो वो कहने लगी कि मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ कि यहाँ बिल्डिंग्स हैं और ये तो एक प्रॉपर सिटी है कराची, जो कि हमें अच्छा भी लगता है कि अच्छा चलो हम कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने मुल्क की अच्छे इमेज के लिए।
तो हमने देखा कि किस तरीके से डायरेक्टर जो हैं ये थिएटर की डायरेक्टर हैं और किस तरीके से बात कर रही हैं कि बड़ा अच्छा लगता है इनको इस तरह के प्लेस डायरेक्ट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है और पाकिस्तान का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में जाता है और यकीन माने कि पूरी दुनिया में थिएटर को एक खास अहमियत हासिल है। आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए बड़ा खास है जो इससे मंसूब हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। इस दौर में दिलचस्पी से थिएटर देखने वाले कुछ लोगों से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में इस वक्त क्योंकि हम लोग ब्रेक के लिंक में भी बातें कर रहे थे और हमें फील हो रही थी थोड़ी भूख और जब लगती है भूख तो हम बढ़ते हैं रैपिड रेसिपी की जानिब। झटपट खाना बनाना है और वो भी मजेदार, तो उसके लिए देखना पड़ेगी रैपिड रेसिपी। और जी आपने देखी कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से रेसिपी बनाई है मावरा ने, और ये रेसिपी जो है किसी की मदर इन लॉ की रेसिपी। आपको पता है किसकी मदर इन लॉ है? किसकी? जीनत हाकिम की। अच्छा। और ये भजिया जो है ये उनकी रेसिपी और स्पेशली उन्होंने गुड मॉर्निंग आज के लिए भेजी है। कितने प्यार से भेजी है, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मजेदार भी थी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सियासी उतार चढ़ाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर बहुत सारे लोग सकाफत बिलखुसूस फनून लतीफ़ा से मुतालिक भी जानना चाहते हैं। जी हाँ, अगर बात करें थिएटर की तो अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सिनेमा से ज्यादा थिएटर देखने में दिलचस्पी होती है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है, आइए सुनते हैं। नहीं, वो असल में बच्चों के एग्जाम्स हो गए ना तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती। थिएटर देखना बहुत अच्छा लगता है। लाइव मतलब एक चीज़ लाइव परफॉर्म हो रही है और उसमें हम उनसे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। लाइक वो कुछ और प्ले कर रहे होते हैं लेकिन वी आर सपोजिंग टू दैट के वो हमें प्ले कर रहे हैं। सिनेमा में ऐसा नहीं होता। सिनेमा में हमें जो दिखाना होता है उसको वहाँ तक लेके जाना पड़ता है, बट थिएटर में जो चीज़ उन्हें दिखानी है उन्हें इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर दिखानी है। और जिस तरह एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी आवाज़ का उठाना और उसको मतलब बैलेंस करना, मतलब उनको किस टोन में बात करनी है, ऑडियंस को कौन सी उनकी पिच अच्छी लग रही है, हाई पिच अच्छी लग रही है, उनको सब पता होता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे प्ले देखा स्टंट वगैरह, उसके बाद फील हुआ यार कुछ है, लाइक परफॉर्मेंस में बात है, यहाँ पे आना चाहिए जो नहीं आते हैं। नहीं, असल में आपको ना लड़कियों का साथ खेलना बिल्कुल नहीं पसंद है। थिएटर की ज़िंदगी एक अजीब ज़िंदगी है। मैंने जब पहली मरतबा थिएटर देखा 2013 में तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये काम जो है ये है तो बहुत मुश्किल लेकिन है सच्चाई वाला।
एज अ व्यूवर मैं बहुत थिएटर को तरजीह देता हूँ और आप लोगों से भी कहता रहूँगा कि आप थिएटर देखें और उससे सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि थिएटर में जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो हकीकत पे मबनी होती हैं, और वो जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आप जैसे, मुझ जैसे और दुनिया में जैसे भी लोग हैं उनकी कहानियाँ होती हैं जो कि वो बयान कर रहे होते हैं। मैंने फ़लस्तीन का एक थिएटर देखा, जो फ़लस्तीनियों का थिएटर था, वो बहुत कमाल थिएटर था। उनका कॉमेडी प्ले था बेसिकली, लेकिन वो कॉमेडी इस सेंस में था कि उनके ऊपर जो जुल्म हुए फ़लस्तीन में, जो इसराइलियों ने उनके ऊपर जुल्म किए, वो उन्होंने कॉमिक में जो है वो सारी चीज़ें बयान की। और एक 7x7 का एक प्लेटफॉर्म था जिसपे वो सारे 6 बंदे परफॉर्म कर रहे थे, और ऐसा थिएटर शायद ही मैंने कभी ज़िंदगी में देखा, क्योंकि वो जो उनकी अंदर की फीलिंग थी, वो जो एक्ट कर रहे थे, वो सब चीज़ें हकीकत थी जो उनके साथ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान की उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे थिएटर देखना बहुत पसंद है। पहले शुरू में मैं ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखना शुरू किया 1 साल से लगातार, अब मैं थिएटर बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थिएटर और स्क्रीनिंग में काफ़ी फ़र्क होता है, टीवी स्क्रीनिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। वो हमारे सामने लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, और दूसरा ये कि वो लाइव होते हैं। थिएटर के जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, जो ऑडियंस होती है, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी फील हो रही होती है जब वो आप ही को कुछ देख के, आप ही को कुछ कह रहे होते हैं देख के, या आपकी बात का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको स्क्रीनिंग में नहीं मिलती है, जो थिएटर में मिलती है। तो इसलिए थिएटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगी मेरे लिए ज़्यादा थिएटर देखने में ज़्यादा मज़ा है। चलिए जी, आपने देखा ये पैकेज और किस तरीके से जो है इस पैकेज में बातें हो रही थी थिएटर के हवाले से। तो मैं और अस्मा भी यही बात कर रहे थे इस पैकेज को देखते हुए कि मैं तो कभी नहीं गई थिएटर, लेकिन अस्मा गई हैं और वो बता रही थी कि उनको बहुत मजा आया। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, क्योंकि आप लाइव परफॉर्मेंसेस देख रहे होते हैं, और टीवी में तो ये होता है कि आपको पता होता है कि कट टू कट सीन्स हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्शन करना सबा। लेकिन हमारा प्लान तो शॉपिंग का भी था, हमारा शॉपिंग का भी प्लान था, और हमारा थिएटर में जाके थिएटर को देखने का भी प्लान था। लेकिन ये दोनों प्लान जो है हम डेफिनेटली करेंगे, और नेक्स्ट वीक में बनाते हैं कोई प्लान अच्छा सा, फिर चलेंगे घूमने फिरने, शॉपिंग भी करेंगे, साथ में मूवी भी देख लेंगे। एक ही दिन में सारे काम कर लेंगे, एक ही दिन की छुट्टी होती है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारों से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे आज़ेब खान और अहम खली। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप स्टेज परफॉर्मर हैं और आपने थिएटर पे काफ़ी काम किया है, तो कैसे ख्याल आया इस फील्ड की तरफ आने का? इसको प्रोफेशन बनाएंगे, पैशन है, क्या सोच के इस फील्ड को ज्वाइन किया? बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये सोचकर हम लोग इस फील्ड में आए थे। वैसे तो स्कूल से ही स्टार्ट था ये, छोटे छोटे स्केट्स और इस तरह टैबलो परफॉर्म करना। लेकिन फिर जब हमने सोचा कि यार ये टीवी पर इतने ज़बरदस्त लोग और इस तरह परफॉर्म करते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर ट्राई किया जाए। और सोच यही थी कि टीवी में परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब थिएटर में आए, वहाँ का लाइफस्टाइल देखा, वहाँ के लोगों की नेचुरलिटी देखी, उनकी चीज़ें देखी, तो बहुत इम्प्रेस हुए, और उसी लाइफ को जो है वो ड्रॉप करने का सोचा है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अहम भी हमारे साथ बैठ, अहम भी जो है वो प्लेस करती रहती हैं। ये बताएं एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया हमें। हम पूरी टीम जब एक साथ काम करते हैं ना, हमें इस चीज में मजा आता है कि हम लोग सारे एक साथ मिल रहे हैं। इवन हम सारे आज एक साथ ही आए थे कि हम सारे एक साथ जुड़े रहे। तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा आज़िब, आपने कहा कि डेफिनेटली आपने उनको देखा तो आप बड़े इंप्रेस हुए कि आपको भी उसी टीम का हिस्सा बनना है या इसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है। लेकिन अगर आप दूर से देखें तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार उसने एक डायलॉग बोला, फिर उसने रिप्लाई किया, इनको कितना मजा आ रहा होगा। लेकिन जब प्रॉपर्ली मैंने इसके बारे में पढ़ा और जाना तो मुझे लगा ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है जब बंदा बिल्कुल लाइव हो और ऑडियंस बैठी हो और कोई चीज ज़हन से स्किप हो जाए? हाँ, वो बड़ा ही मतलब खतरनाक वक्त होता है। इस वक्त आप जो है मतलब पूरा कॉन्शियसली आपने सारी चीज़ें करनी होती है। और उसमें सबसे मज़े की चीज़ ये कि 2-3 महीने आप ऑलरेडी या फिर 1 महीना आप रिहर्स करते हो एक ही चीज़ को बार बार। ऊपर से आपका डायरेक्टर वो बेचारे तो
उनको तो मतलब शुरू से ही हमारे जो डायरेक्टर है उनको माइग्रेन है। अच्छा माइग्रेन टेंशन की वजह से वापस जाना है कि नहीं जाना है? रिहर्सल्स कितनी करते हैं आप लोग? रिहर्सल्स हमारी 3 महीने तक चलती हैं। 2 महीने हम लोग एक ही चीज को बार बार कर करके उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हम ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म कर सकें। उसके बाद क्योंकि एकदम सामने सब कुछ लाइव चल रहा होता है तो ऑडियंस भी सामने और सारा मतलब कि अच्छा बुरा भी उसी वक्त फैसला हो रहा होता है। चले हमें भी कुछ लाइव परफॉर्मेंस करके दिखाइए आप। हम बिल्कुल, आप दोनों भी यहाँ हैं और हम लाइव भी हैं तो बिल्कुल मौका भी है, दस्तूर भी है, बस एक्टिंग की कमी है। स्टार्ट करें? क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। माफ़ी जी, जमा लास व बांग्लादेश के अखवा में बलूचिस्तान के और दास्तर का में कश्मीर के बादशाह और बाकी शे न बरस तो गप लगो। हाँ जी, हमारी इत्तला के मुताबिक आपके यहाँ से हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया था ठीक रात 12 बजे, जबकि आप लोग का कहना है कि खुदकुशी रात 12:03 पर हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि खुदकुशी से 3 मिनट पहले कैसे एम्बुलेंस बुला लिया गया? हो सकता है कि हॉस्पिटल का गाड़ी स्लो चल रहा हो। मत खो यकीन नाराजी वाले यकीन नाराजी मंग दल तारीख उड़ तरिस्ता करे तासो खुदा गाड़ी खबर का जमा वेलो मतलब दादे चिचा पदे खबर गौर न दे करे च मंसूर संग लान देता उशो जके चगा पखपल लान देता उशो वेओ न दागा बदन बिल्डिंग सर जंगे दल न उपकार कम च दे खबर सबूत दे चगा चलान दे करे वो आदा तासो संग खबर का ये सीधा साधा खुदकुशी का केस है और जब मरने वाला खुदकुशी पर तुला हो तो वो अप्रीति की तरह हाथ काय को फैलाता। हमको आपका एक्टिंग बहुत पसंद आया। आप देखने भी जरूर आइए। तो थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। ये जो हमारा प्ले है ये डेयरी फो का है लिखा हुआ। अच्छा। और ये एक नार्किस थे। हाँ। ये जो मेरा कैरेक्टर है जाली का कैरेक्टर होता है। हाँ। और ये एक इंतकाम लेने के लिए एक पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर रिपोर्टर आती है, वो पूरा जो है सीन पूरा जो है वो रिवील होता है। बहुत ही मजे का प्ले है। हाँ वो बिल्कुल मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी ना कि 3 मिनट पहले आपने क्यों मंगवा लिया एम्बुलेंस, दैट वाज गुड थिंग। सो उस वक्त मैं जो है जज के उससे आता हूँ और पुलिस वालों को तो पहले उनको जो है वो हाईजैक करता हूँ पूरा पुलिस स्टेशन और उसके बाद उन लोगों को कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और रिपोर्टर जो आ रही है मैं उसके पास जो है। अच्छा, कितना मुश्किल होता है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना और ओवरऑल ये फील्ड कितनी टफ है? बाहर से जितनी ये लाइवली नजर आ रही है लेकिन एक्चुअली क्या इसकी मुश्किलात क्या होती हैं? इसमें परफॉर्म करने के लिए कुछ खास सलाहियतें चाहिए होती हैं, एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है, हिम्मत की, हौसले की, क्या मेन चीजें होती हैं? ये सब कुछ मिक्स है। अच्छा, टाइम भी, अच्छा, एक्सप्रेशन भी, हौसला भी, सब कुछ है इस चीज के अंदर। ओके, एक आर्मी मैन वाली लाइफ है पूरी, मतलब आपको अपनी आवाज पे भी काम करना होता है, अपने एक्सप्रेशन पे भी काम करना होता है, अपनी बॉडी पे भी काम करना होता है, पूरा कैरेक्टर आपको बना के जो है ना पूरा मतलब जहाँ पर लोगों को लगे कि नहीं ये वो नहीं है तो बस आप फ्लॉप हो गए। और लाइव परफॉर्म करते हुए कभी कोई ऐसा फनी वाकया आप लोग के साथ हुआ हो, कुछ भूल गए हो या गिर गए हो या आपको आइडिया ना हो कि आगे मेरा सीन कैसे अभी क्या बोलूंगा, मिस हो जाता है कुछ? गिरने की बात ये आजेब हर वक्त सेट पे गिरता है। हर वक्त मैं उस दिन इससे पूछी थी आजेब तुम क्यों गिरते हो? तो पता नहीं, मैं तो ऐसा ही कैरेक्टर में। वो असल में जब आप रिहर्स कर रहे होते हो तो उस वक्त आपके पास प्रॉप्स तमाम मौजूद नहीं होते, तो कभी चेयर्स पर कर रहे होते आप जो है डिफरेंट चीजों को जो है यूज कर रहे होते। लेकिन आजेब कोई ऐसा फनी इंसिडेंट होता है ना कभी भी कि यार वो फौरन याद रह जाता है जब आप कोई प्ले करने जा रहे हैं तो यार उस टाइम पे मैंने ये क्या स्टुपिडिटी की थी, ऐसा कोई वाकया कभी? हमें हर दिन याद रहते हैं, हर दिन याद रहता है, हर दिन हम जबरदस्त। अभी आप लोग थिएटर में मेमोरीज अच्छी है ना दोनों, बहुत ज्यादा। वो क्योंकि ऑलरेडी पश्तो प्ले है और उसमें जो है हमारे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो जिस तरह अलग अलग पश्तो में भी अलग अलग जबानें हैं, सो अक्सर ऐसा हो जाता है कि लाइन कुछ और होती है, मतलब लड़की को हमारी जबान में जी नहीं बोलते हैं। तो एक सीन इतना मतलब सीरियस सीन है और उसमें जो है यहाँ से जो ना एक जो दूसरा लड़का है वो कोयटा का है, सो वो पीछे से आवाज देता है अंजलि, तो मैंने कहा ये अंजलि कहाँ से आ? मैं पूरा सीन से निकल के मैंने कहा अंजलि, सो वो कहता है नहीं हमारी जबान में अंजलि बोलते हैं। अच्छा आहम आजेब, आप लोगों को पता कैसे चलता है कि यार वी आर गोइंग रॉक? क्या तालियां बज रही होती हैं बीच में, अप्रिसिएशन बिल्कुल शुरू में ही मिलना शुरू हो जाती है, किस तरीके से? क्योंकि जब भी कोई एक एक्टर वो थिएटर पे परफॉर्म करता है उसके लिए सबसे ज्यादा अहम चीज ये होती है कि उसकी ऑडियंस उसको पसंद करे, तो उस टाइम पे फौरन जो फीडबैक आता है वो किस तरीके से आना शुरू होता है? उसके बाद फिर एनर्जीज की क्या लेवल होते हैं?
बेसिकली हमारा जो ये हम लोग जो भी प्ले करते हैं उसमें एक टेम्पो हम लोग सेट करते हैं कि हम लोगों ने इस टेम्पो पे इस प्ले को लेकर जाना है। सो वो जब और हम लोग एनर्जीज की हम लोग एनर्जीज पे सारा गेम हमारा चल रहा होता है। सो जब भी कोई कैरेक्टर जिसको लगता है कि अब वो डाउन जा रहा है तो दूसरा आके उसको वो बूस्ट करता है, वो लाउड हो जाता है। सो वो उसको पता चल जाता है हाँ मैं जरा मैं लो। अभी तक का सबसे आपका फेवरेट कौन सा कैरेक्टर रहा है? मुझे एक तो मेरा ड्रीम था कि मैं कभी जिंदगी में ना जर्नलिस्ट का कैरेक्टर करूं। आ जाए फिर आप इधर आ जाए। ये वाला नहीं, जर्नलिस्ट का, तो वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसमें डायलॉग्स हैं, तेज तरीन औरत, बहुत चालाक। जैसे हमारे एक फ्रेंड है, उनका डायलॉग है कि आपने कहीं फलानी को तो नहीं बुलाया, तो वो आगे से कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने उसको बुलाया। तो कहते बच के और बचाइएगा। सॉरी वर्ड क्या कहा आपने? तो वो बोलते हैं आग की बच्ची है, बच के रहिएगा। ओके एग्जैक्टली वो ट्रांसलेट करता है तो वो एकदम ही वर्डिंग चेंज हो जाती है, आग की बच्ची है। सही। अच्छा खैर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। बिल्कुल कोई मैसेज दे दीजिए उन लोगों के लिए जो आपकी तरह ही काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। मैसेज हमारा ये है कि सबसे पहले तो हम अपने इंटरनेशनल फेस्टिवल के बारे में बताएंगे कि नेपम इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है जो कि 6ठी दफा हो रहा है, और आप सब आइए हमारा प्ले देखिए। 30 तारीख को हमारा प्ले है और इंशाल्लाह वहीं मिलेंगे। चलें जी, आज़िम अहम हमारे साथ मौजूद थे और अहम की ख्वाहिश है कि वो किसी जर्नलिस्ट का किरदार निभाएं, तो मैंने उनको कहा कि आप हमारी सीट पे आ जाएं, तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ भी तो जर्नलिस्ट बैठते हैं। इस वक्त तो खैर अस्मा मौजूद है, मैं और अनम भी जर्नलिस्ट ही हैं। खैर गुड मॉर्निंग, आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। अगर आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी बता सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें पसंद करते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।